हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई फिफ्थ क्लास में। किसके? करंट इलेक्ट्रिसिटी के। लास्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये क्लास उतनी बड़ी तो नहीं होगी, इसकी गारंटी है। फिर भी जितने क्वेश्चन है हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। जैसा एक हमने फार्मूला पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई? उसमें क्या बोलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी में। वैसा ही एक फार्मूला यहाँ पर भी होता है रेजिस्टेंस के लिए। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था? आर टी ये टी टेम्परेचर पर है, ये इनिशियली टेम्परेचर पर है 0 डिग्री पर। ये एक 0 डिग्री पर, ये एक क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। लेकिन कुछ भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर बतानी हो, ऐसी एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी क्या? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में सेम होती है, इस बात को याद रखिएगा। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर का डिफरेंस। अब स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। हमको रेजिस्टेंस बताना है प्लेटिनम वायर का। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, अच्छा नहीं, 0 डिग्री पर इतना है और 80 डिग्री पर इतना है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ। मतलब कौन सा वाला चीज? ये वाला। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आर टी 80 डिग्री पर कितना है? 6.8। और 0 डिग्री पर कितना है? 2। 1 प्लस अल्फा। चेंज टेम्परेचर में कितना है? 0 से 80, तो 80 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 80 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अल्फा है वो कुछ 3 × 10⁻² आया। क्या मैं ऐसे डायरेक्ट करा दिया करूँ तो टाइम बच जाएगा? बताना जरूर आप लोग, क्या मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करूँ या नहीं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 3.4 हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस 80 अल्फा। अब क्या? अब इसको इस साइड लेके आओ, एक माइनस हो जाएगा। 3.4 में से एक माइनस होगा तो 2.4 बचेगा, जो कि इक्वल होगा 80 अल्फा के। अब अल्फा जो है वो 2.4 डिवाइडेड बाई 80 होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे दोनों जगह मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा। अब अगर मैं सिर्फ 8 से इसको काटूं तो 8 तिरिक 24, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे मेरा 100 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻², तो यही आया। तो इतना जो टाइम है कैलकुलेशन का, ये तो आपको आना चाहिए। एक बार बताना अगर मुझे एक भी कमेंट आ गया ऐसा कि कैलकुलेशन के बिना ही ऐसे डायरेक्ट करा दो, मैं करा दिया करूंगा यार, बहुत टाइम बचता है। कैलकुलेशन कराने थोड़ी आया हूँ, रिवीजन करवाने आया हूँ। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। मैं बुक में लिख के किया हूँ, मेरा टेंशन मत लेना, मैंने पूरा सॉल्व किया रहता है। अब आगे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R1 है और R1 है T1 पर और रेजिस्टेंस R2 है T2 पर। तो फाइंड करना है R1 और R2 के बीच में रिलेशन। अगर अल्फा R क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 डिग्री पर। अब क्या मैं अब यहाँ पर R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यूज कर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं यूज होगा। ये क्यों नहीं यूज होगा? बस क्योंकि दो अलग अलग टेम्परेचर पर R की वैल्यू दी है। ये जो अल्फा है वो ये नहीं है कि कितने डिग्री पर ये 0 है। तो अल्फा एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, बस इतना समझ लो। तो हम लिखेंगे R1 इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट वो आर नॉट है 0 डिग्री पर जितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। मान लो वो कुछ होगा, तो अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या लिखेंगे? डेल्टा टी हम क्या लिख सकते हैं बताओ? डेल्टा टी मान लेते हैं इसको हम, एक को T1, तो 0 से T1 पे आए हैं तो T1 का डिफरेंस हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे R2 से, और 0 डिग्री पर मान लेते हैं R0 था, R0 था। अब ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा आर तो सेम ही रहेगा, और हम इसमें 0 डिग्री से 2 डिग्री पर, 2 डिग्री पर नहीं T2 पर आए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस 0। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा आर T1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा आर T2। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगले सवाल में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टेम्परेचर बताना है। कैसे टेम्परेचर बताना है वो ध्यान देना जरा। हमको बताना है टेम्परेचर। ये क्या दिया है अच्छा क्वेश्चन में? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया, मतलब अल्फा आर दिया है। अल्फा आर ये दिया है। क्या ये डिग्री सेल्सियस में है? हाँ। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में तो क्या हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो अल्फा होता है वो मेरा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल्टा टी होता है। तो ये डेल्टा टी का यूनिट है, और मैंने आपको सबसे पहले यही चीज़ बताई पूरी क्लास की, फर्स्ट चीज़, कि डेल्टा टी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है, इसलिए नो नीड टू चेंज। अब क्या करेंगे तब? अब हम पुरानी वाली, इसके पहले भी अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, R1/R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आर इंटू T1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा आर इंटू T2। तो हमको इसमें एक T1 दिया है, देखो अल्फा दिया है, T1 दिया है, T1 पर R दिया है,
R2 दिया है, T2 बताना है, बस रखो सारी वैल्यूज। तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू T2। अब एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा T2 इज इक्वल टू 2 प्लस 600 अल्फा हो जाएगा, 600 अल्फा। हाँ, 3 दूना 6, इसीलिए ऐसा हुआ। अब एक काम करेंगे, अल्फा T2 को इस साइड रहने दो और माइनस 600 अल्फा, टेम्परेचर तो यहाँ लिख दिया था ना, तो यहाँ पर T2 नहीं आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 1 को इस साइड लेके आओ तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा कॉमन ले लो, T2 माइनस 600 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से T2 माइनस 600, T2 माइनस 600 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो T2 इज इक्वल टू 600 प्लस 1 बाई अल्फा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू तो बहुत 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 छोटी है, इग्नोर कर देते हैं भाई। इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको बहुत बड़ा कर देगी तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ ऐड होगी, इसीलिए इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे माइंड में भी ये चीज़ आई थी। अब ये है कितना, 600 में हमको जोड़ना है 1 डिवाइडेड बाई 0.00, कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो प्लस 1 2 5। तो अगर मुझे यहाँ पर 1 2 5 लिखना हो तो क्या मैं इसमें 1 2 3 4 5 10⁻⁻5 लिख दूंगा? हाँ, ऊपर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो 600 प्लस 1 2 3 4 5, इज आई एम राइट, 5 जीरो हो जाएगा। हाँ, डिवाइडेड बाई 125। अब 600, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 10⁻², 5 जीरो है ना, एक मिनट, मैं प्लस कहाँ भाई, मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। अब ये सिर्फ इसी के नीचे है, तो 125 से 1000 को काटेंगे तो 125 दूना होता है 250, तो 8 हो जाएगा 1000, तो 600 प्लस 800 इंटू 10⁻², तो 600 इंटू 800, 800 नहीं 8 पहले देखो 125 से 1000 को डिवाइड करो तो 8 आएगा, और ये 2 जीरो 10⁻² को 8 में मल्टीप्लाई किया तो 800 हो गया, 8 6 1400, तो 1400 मेरा आंसर आ गया। करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है 1400, यहाँ पे है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, हमको रिलेशन बताना है, किसके किसके बीच भाई, हमको रिलेशन बताना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फॉर वायर। अरे ये रेजिस्टेंस नहीं, ये डेंसिटी है, डेंसिटी है, ध्यान देना। वो कैसे बताएंगे भाई, एक काम करेंगे, R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, ये तो आपको पता होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा डेंसिटी बाई डेंसिटी प्लस डेल्टा एल बाई एल माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या, अल्फा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कहाँ से लिख दिया, जादू। अच्छा, एरिया है ना, पहले एरिया ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 टाइम्स नहीं होगा, एरिया ही रहेगा, सिंपल, डेल्टा ए बाई ए। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे था। अब इसमें एरर एनालिसिस वाला मेथड नहीं लगा है, इसको जरा ध्यान देना, क्योंकि अगर एरर जोड़नी होती है तो वो माइनस नहीं होती कभी। अब एक काम करेंगे हम, सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई डेल्टा टी से, तो यहाँ पर भी 1 बाई डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा आर, ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा रो, ये मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर कोएफिशिएंट अल्फा, और एरियल क्या हो जाएगी 2 अल्फा। ये कैसे लिखा, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर नाम है, जाइए जल्दी से जितना जल्दी हो सके और ये रिलेशन याद करके आइए। ये लीनियर का कोएफिशिएंट होता था, ये एरियल का, तो जो एरियल का कोएफिशिएंट होता था बीटा, वो क्या होता था, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ए। ये आप थर्मल प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तभी हो आपको समझ आएगा, तो जाइए देख के आइए, ये हो जाएगा 2 अल्फा। कहाँ से, इस रिलेशन से, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये मेरी रिलेशन आ गई। अब ये 2 अल्फा है, ये 1 अल्फा है, तो अल्फा आर हो जाएगा, अल्फा डेंसिटी 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, ये मेरा आंसर आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में 99% चांस है नहीं आने का। क्यों, कह दिया नहीं चांस है तो नहीं चांस है, बस बात खत्म। क्यों कर रहे हो तब, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, शौक है, मज़ा आता है अच्छे सवाल करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तरीके जानने हैं कैसे सॉल्व करना होता है। अब मुझे एक बात बताना, क्या हमने ये पढ़ा है, अल्फा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर डेल्टा टी। हाँ, क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, अल्फा इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई आर
डी टी। हाँ, तो एक काम करना है मुझे, मुझे क्या बताना है, मुझे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर टी पर बताना है। अब आर दिया है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी पर कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे कि ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अब इसी के इक्वल करेंगे हम इसको, इसको पूरे को, मतलब इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला पार्ट नीचे में कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एक का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, अल्फा टी में अल्फा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन, अब जिसको डिफरेंशिएशन नहीं याद हो, टी रेज टू एन क्या होता है, एन इंटू टी रेज टू एन माइनस वन, तो यहाँ पर एन नंबर्स हैं। अब तो टी रेज टू एन पे नंबर कितना है 1, तो टी रेज टू 0 आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे 3 का पावर 1 तो 3 होता है, 3 का पावर 2 तो 9 होता है, वैसे ही 3 का पावर 0 होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर टी का पावर 0 हो जाएगा तो ये सिंपली 1 हो जाएगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर आया, 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t। बस अब ये वाली चीज़ आ गई मेरा ये वाला पार्ट आ गया, तो क्या मैं इसको यहाँ पर रख दूँ एज इट इज़? हाँ रख दो, आर नॉट अल्फा प्लस 2bt। अब नीचे क्या है, ये आर नॉट में क्या आएगा, पूरा आएगा, तो ये आर नॉट आर तो 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटी का स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। ये इससे कट जाएगा, तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला, ये ए नहीं है भाई, ये अल्फा है, ध्यान देना ये अल्फा है सारे। आगे चलेंगे अगले वाले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 के डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, तो उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल का R है जब अल्फा है, दैट ऑफ मटेरियल R2 है जब माइनस बीटा है। तो R1 R2 नहीं चेंज हो, नॉट चेंज विद टेम्परेचर इफ R1 बाई R2 इक्वल टू किसके होगा? तो क्या हमने अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2 थर्मल प्रॉपर्टी में पढ़ा था? सेम वही चीज़ यहाँ पर, सेम वही चीज़ यहाँ पर, अच्छा ये वाला नहीं है वो, नहीं यार वही चीज़ है, सेम वही चीज़, सेम वैसे ही इसकी जगह पर इसमें दिया है अल्फ़ा, इस अल्फ़ा 2 की जगह पर दिया है बीटा, L1 की जगह पर हम लिखेंगे क्या, ये मेरा अल्फ़ा है, L1 की जगह पर R1 दिया है, अल्फ़ा 2 की जगह पर बीटा दिया है, माइनस क्या बता रहा है, श्रिंक हो रहा है। अब L2 की जगह पर R2, बस यहाँ से R1 बाई R2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा, सिंपल है। और इसके ऊपर हमने थर्मल प्रॉपर्टी में 3 सवाल भी किए थे, और नीट में 4 बार, 3 बार नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, पीआई को उठा के देख लीजिए, 3 बार नहीं लेकिन 2 बार तो डिक्टो सिर्फ यही पूछ लिया था। ऐसा था या अल्फा एल स्क्वायर था, ऐसा मुझे लग रहा है यार, ये स्क्वायर वाला नहीं था, यही था। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल पहले बता देता हूँ, नॉट फॉर नीट है, लेवल अप है भाई, क्वेश्चन में लेवल अप है। अब 2 वायर है जिनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, ये 2 मैं इतने मोटे वायर मान लेता हूँ, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। एक का कम टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ठीक है। दोनों को सीरीज में ज्वाइंट कर दिया, लो दोनों को सीरीज में ज्वाइंट कर देते हैं। जब सीरीज में दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, बताओ, इफेक्टिव अल्फा। इसका आंसर मैं आपको यार सजेस्ट करूंगा याद कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं रहेगा इतना सोचने का और करने का, फिर भी हम करेंगे। सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, तो इसको हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और फिर इसको हम एक काम करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, आर इक्विवेलेंट, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम डेल्टा आर मान लेंगे, डिवाइड पूरे को करेंगे, इस बात का जरा ध्यान रखना, R1 प्लस R2 से, ठीक है कर दिया। अब क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में R1 इन एक में, मतलब R1 R2 R2 से मल्टीप्लाई, जैसे इसमें हम एक काम करेंगे, R2 से मल्टीप्लाई R2 से डिवाइड, ये तो हम कर ही सकते हैं, हाँ कर सकते हो। और ये डेल्टा है, इसमें हम R1 से मल्टीप्लाई और R2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें हम R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई, R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे। अब एक और एक्स्ट्रा काम करेंगे कि इन सब में हम डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या मेरा डेल्टा आर बाई डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, मतलब डेल्टा R1 बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R1 इंटू डेल्टा टी, ये पूरा टर्म मेरा हो जाएगा अल्फा 1।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इफेक्टिव, ये पूरा टर्म। ये यहाँ से यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है ये चीज़, नहीं होती तब करते। और नीचे इसमें ये पूरा टर्म हो गया, नीचे ये एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वन आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, और इसमें प्लस करेंगे अल्फ़ा टू आर टू से। ठीक, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ये वाला, मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली आप याद कर लीजिए आर वन प्लस आर टू ऊपर वाले में अल्फा से मल्टीप्लाई। अब ऐसा क्वेश्चन नीट में 90% चांस है आने का, विच ऑन द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने बताया था कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के किसके, रजिस्टिविटी के, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्या मेरा कॉपर कंडक्टर है, हाँ, तो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि रजिस्टिविटी इसमें घट रही है। लीनियरली नहीं बढ़ती है, इस बात को याद रखिएगा, पहले कांस्टेंट होती है फिर इंक्रीज होती है। नीट में आ चुका सवाल है, अभी बता दूं, पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर में है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी जो होती है ना, कोई भी बैटरी अगर वो आइडियल बैटरी होती है, नॉर्मली जो अभी तक हम पढ़ रहे थे आइडियल बैटरी थी, तो आइडियल बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो मेरा ईएमएफ जितना उसका होता है वो उतना ही पोटेंशियल देती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल बैटरी होती है जो हम पढ़ते हैं, वो अगर उसका ईएमएफ, उसका काम है 10 वोल्ट देना, उस पर लिखा है, तो वो 10 वोल्ट नहीं देगी, वो इससे हमेशा कम देगी। तो कुछ पोटेंशियल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खाता है। अब हम उसी पर सवाल करेंगे। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। 2.1 वोल्ट की बैटरी है जो कि 0.2 करंट दे रही है, किस रजिस्टर के, अबाउट 10 ओम के, मतलब ऐसे ऐसे एक रजिस्टर है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका एक्सटर्नल है, ये 2.1 की बैटरी है, ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन ये इसका स्मॉल आर है, यही निकालना है। और जो करंट ये दे रही है 0.1, यहाँ पे ये करंट दे रही है 0.2। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, जो एक बात याद रखना हमेशा बैटरी के लिए, ये कंसेप्ट है, ध्यान देना, जो इसके अराउंड पोटेंशियल होगा वो मेरा होगा हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल। जो बैटरी रियल में देगी, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल होगा वही उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा, और वो हमेशा इससे कम होगा। ठीक, जो पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट होगा वही मेरा टर्मिनल पोटेंशियल होगा। अब क्या क्या हमको यहाँ पर करंट पता है, हाँ 0.2, रेजिस्टेंस पता है, हाँ आर कितना है 10 है, तो क्या मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल, हाँ 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। क्या 2 वोल्ट आया है, ये पूरा इसके अलॉन्ग पोटेंशियल, तो क्या 2 वोल्ट 2.1 से तो कम ही है भाई, तो ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल है। तो बैटरी के दो पोटेंशियल होंगे, एक होगा ईएमएफ जिसको वोल्टेज बोलेंगे या बैटरी की ईएमएफ बोलेंगे, और टर्मिनल होगा कि जितना पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस से लॉस करने के बाद बाहर वाले को देने के लिए बचेगा, और ये बैटरी में इनबिल्ट होता है। अब मुझे तो ये बताना ही नहीं था, मुझे बताना था क्या, मुझे बताना था करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब बैटरी से करंट निकलता है, जब बैटरी से करंट निकलता है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, और उसका जो पोटेंशियल होता है टर्मिनल पोटेंशियल वो मेरा होता है ये V माइनस आई आर। जब बैटरी चार्ज होती है, मतलब जब इसमें करंट घुसता है, तो इसका जो पोटेंशियल होता है जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, ये वाला पोटेंशियल वो मेरा होता है कितना, वो मेरा होता है, मैं टर्मिनल पोटेंशियल को हमेशा V से नोट करूंगा, बैटरी की ईएमएफ को E से, वो होता है E प्लस आई बाई आर। कब, ये चार्जिंग का केस है, ये डिस्चार्जिंग का केस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है करंट, मतलब इससे निकल रहा है, तो ये मेरा 2 आ गया था, ये मेरा 2.1 था, ये मुझे पता था 0.2 है, और स्मॉल आर हमको निकालना था। अब इसको क्या करेंगे, हम इस साइड भेजेंगे। जब हम इस वाले पार्ट को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू आर इज इक्वल टू 2.1 इंटू सॉरी -2, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो 0.1 बचेगा, अरे यार 0.1 लिखना था, ये क्या लिखा, 0.1 बचेगा जिसको हम डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा रेजिस्टेंस हाफ, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अब हम बैटरी पर ही सवाल करेंगे ज़्यादातर, कुछ क्वेश्चन पावर पर हैं, आगे थोड़ा बहुत पावर बात पढ़ेंगे, बाकी का पावर हम आगे देखते हैं। पावर पर इच्छा इसमें नहीं है, इसके अगले के अगली क्लास में है। अब क्या, अब मुझे ग्राफ बताना है। कैसा ग्राफ, स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और से कि ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, फंक्शन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ करंट, मतलब ये मेरी पोटेंशियल है, ये मेरी करंट है, हाँ, flowing through it, the slope of intercept of the graph between v and I respectively। तो क्या हमने एक केस पढ़ा था, अगर कुछ नहीं बताया होगा तो हम डिस्चार्जिंग का केस लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है, E माइनस
आई आर, ये हमने पढ़ा था, हाँ ये भी पढ़ा था। तो इसको जब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्या मेरी इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ आ रही है, मतलब ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा और c इज इक्वल टू ई होगा, हाँ ये ई होगा। अब इसमें हो क्या रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है, और क्या मेरी यहाँ से स्लोप m जो लिखूंगा ये तो y एक्सिस पर है, तो i को छेड़ेंगे नहीं, m जो है वो माइनस आर है। माइनस आर का क्या मतलब है, स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव मतलब 90 से ज़्यादा एंगल, तो ये मेरा स्लोप आ गया। ये ऐसे देखो, देख रहे हो कि नहीं, 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो टेन थीटा की वैल्यू होगी, जो कि स्लोप होगी, वो मेरी होगी माइनस आर। ठीक, अब तो ई हो गया माइनस आर, ई और माइनस आर टिक करके आगे बढ़ गए, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्वेश्चन को इसीलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ा करो, ये छोटी छोटी मिस्टेक ही बहुत बड़ा खेला कर देती है। उसने पहले स्लोप पूछा था, तो पहले स्लोप इसमें है, बाद में ईएमएफ, ये देखो, बाद में इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट ये हो गया, वो ये हो गया। अब आगे चलेंगे अगले सवाल में, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। कैसे बताएंगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो अभी हम बैटरियाँ पढ़े थे कहाँ गई, मान लो कोई भी एक बैटरी मान लो, तो ऐसे बैटरी होगी, ऐसे उसमें इंटरनल रेजिस्ट होगा, ऐसे एक्सटर्नल ऐसे होगी, तो क्या मैं इसका ईएमएफ वी मानो, इसको स्मॉल आर इसको कैपिटल आर, हाँ मान लो, और जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो मेरा होगा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल वी जो होगा वो मेरा होगा ई बाई, ई क्या है, ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे आर का। अब ये कैसे लिखा भाई, ये ऐसे लिखा कि ये मेरा वी है, ये पूरा मेरा आई है, और ये मेरा आर है, तो वी इज इक्वल टू आई आर बना कि नहीं। अब आई कैसे लिखा, इसमें से मान लो करंट आई जा रहा है, ठीक है, मान लिया। करंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन आर, पोटेंशियल में चेंज इसकी वजह से आया कि आर कितना है, ये आर पैरेलल में नहीं सीरीज में है, तो आर प्लस कैपिटल आर हो गया, तो मेरा आई यहाँ से आया, तो ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ई बाई वी माइनस वन इंटू आर, ये आप एम आर रट्टा कर लेंगे। कैसे एम आर रट्टा करेंगे, ऐसे करेंगे कि ये हमेशा बड़ा ही होगा, ये उससे छोटा ही होगा, और ये कभी निगेटिव नहीं आएगा, तो वैल्यू जो है वो ये वाली हमेशा पूरी वैल्यू एक से बड़ी ही आएगी, इसीलिए ये वाला ऊपर होगा, ये नीचे होगा। अब हमको 2.2 ईएमएफ दिया है, 1.8 क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितना है, 5 है, बस रख दो 2.2 1.8 माइनस, यार माइनस वन इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मेरा हो जाएगा 22/18 मतलब 11/9 माइनस वन इंटू 5, तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2/9 इंटू 5, 5 दूनी 10/9, 10/9 10/9 पहला वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर हम, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगले क्वेश्चन में हमको बताना है एक कार बैटरी है जो 12 वोल्ट की है और वो करंट रिसीव कर रही है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि वो चार्ज हो रही है, तो यहाँ पर इसीलिए मेरा प्लस हो जाएगा। अब मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ई कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है भाई, करंट 60 एम्पियर, 60 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10⁻², हाँ। अब 12 प्लस ये 10⁻², एक ये जीरो खा जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 5, और बचेगा 10⁻1, ये चला जाएगा नीचे, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब 5 से स्क्वायर 5 दूनी 10, 2 से स्क्वायर 2 3 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 मतलब 15, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अब ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को, मेन 2012 में आ चुका है ये सवाल। क्या है भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ग्राफ से। कौन सा ग्राफ, ग्राफ दिया है हमको एक तरह से वी और आर का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, अब आई क्या होती है ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर होती है। तो मैं अगर एक काम करूं, कौन सा काम, मान लो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेरा आर जीरो है, जब आर जीरो है तो मेरा वी भी जीरो हो जाएगा, तो जब आर जीरो है तो वी जीरो, हाँ जब आर जीरो है, जब आर जीरो है तो वी भी जीरो होगा। तो इसमें तो जब आर जीरो है तो वी तो भाई जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वी है। इसमें देखो, इसमें जब आर जीरो है तब भी वी जीरो नहीं है। लेकिन अब आपको लेकिन इसमें एक डाउट होगा कि इसमें क्या है, इसमें तो जब आर जीरो है, जब मैं यहाँ पर हूँ तो ये वाला चीज़ भी मेरा जीरो है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और वैसे भी ग्राफ करने का सबसे अच्छा तरीका गलत ग्राफ ढूंढो। अब दूसरी बात कि यहाँ पर आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कुछ स्मॉल आर भी है, तो क्या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर डायरेक्टली होता तो ये होता, डायरेक्टली नहीं है तो अब
ये हो जाएगा, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, हमको करंट फ्लो हो रहा है 2 ओम रजिस्टर से अक्रॉस द बैटरी, सेम बैटरी सप्लाइड 0.5, मतलब वही बैटरी मेरी 0.5 सप्लाई कर रही है। देखो ऐसा कुछ है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद वही बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कुछ, ऐसे है। वो एक बार 2 एम्पियर दे रही है। कौन सी बैटरी? वही बैटरी। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक स्मॉल आर है, कैपिटल आर बड़ा वाला है। बड़ा वाला है कितना? 2। और बाद में वही सेम बैटरी वो दे रही है आधा एम्पियर का करंट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 है। तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। क्या, मुझे एक बात बताओ, इस केस में V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा, ये वाला, अच्छा ये वाला पार्ट नहीं, और इसमें भी यही हो जाएगा V माइनस आई आर। तो क्या ये वाला पार्ट क्वेश्चन में बोल दिया सेम है? तो एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ, तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई बाई आर, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो ये इक्वल है, तो हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को। तो पहले वाले का टर्मिनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो 2 दूनी 4, ये मेरा पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आई कितना जा रहा है भाई? 2 एम्पियर, और आर हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2R इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना आएगा बताओ जरा? आधा एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो जाएगा कुछ 9/2। इसमें हम जोड़ देंगे आई कितना है? हाफ इंटू आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 4/9। इसको इधर मत लेके जाओ, एक काम करो, 2R को यहीं रहने दो, इसको इधर लेके आओ। तो 2R माइनस 1/R इज इक्वल टू 9/2 माइनस 4। तो 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, मतलब 3.2R इज इक्वल 3/2R माइनस 9/2, 9/4 है कि 2 है? 9/2, 2 चौका 8, तो 9/2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 3/2R 1/2। यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी कितना? हो जाएगी 1/3। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस हमको बताना है। तो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया था अभी अभी? तो वोल्टेज अक्रॉस द सेल बताना है, मतलब हमको पोटेंशियल टर्मिनल वाला बताना है। वो क्या होता है? वो होता है E बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? मैंने बता दिया। अब E कितना दिया है? 2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 3.9। इंटरनल कितना है भाई? 0.1 मल्टीप्लाई बाई आर। आर क्या है? कैपिटल आर, मतलब 3.9। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, मान लेते हैं कुछ 4 ही, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये एग्जैक्टली 2 आता, अगर ये 4 होता, ये 4 नहीं 3.9 है, तो 2 से एकदम हल्का सा कम, सबसे कम 2 से यही है, तो यही वाला होगा, ये नहीं होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी 5 ओम है, उसको कनेक्ट किया वेरिएबल रेजिस्टेंस से आर से, तो पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम कब होगी? तो आपको एक बात याद रखनी है, आगे हम पढ़ेंगे पावर, मैक्सिमम पावर थ्योरम। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होती है एक्सटर्नल के, तो पावर डिलीवर मैक्सिमम होती है। इंटरनल 0.5 है तो एक्सटर्नल भी 0.5। आगे हम सीखेंगे ये चीज़। अब दूसरी चीज़, अब 2 बैटरी है, 2 सेल है, उनको कनेक्ट किया गया सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलोंग। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। जब सर्किट को क्लोज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग फर्स्ट के अलोंग 0 हो गया, तो वैल्यू ऑफ R बतानी है। तो अगर मैं सबसे पहले एक काम करूं, इसमें करंट निकाल लूं, कैसे? आई क्या होता है? E बाई आर। अब यहाँ पर E क्या है? नेट E, दोनों सीरीज में है, तो दोनों को सिंपली सीरीज में सेल को जोड़ देते हैं, तो 2E हो गया, और रेजिस्टेंस को भी जोड़ देते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल R। आई मेरा आ गया। अब हो क्या रहा है, जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मेरा नॉर्मली डिस्चार्जिंग ही होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो E माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। क्या मेरे आई की वैल्यू ये पूरी है? हाँ, तो पूरी लिख दो, 2E बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल आर। ये जो पोटेंशियल लिखे हैं ना, हम मान लो किसी एक बैटरी के अलोंग लिख रहे हैं, कौन सी वाली? किसी भी एक, जिसके अलोंग पोटेंशियल फर्स्ट सेल जिसके अलोंग 0 हो रहा है उसके अलोंग, तो उसके अलोंग पोटेंशियल 0 हो रहा है। और ये मेरा क्या है? R1 है, पहले वाली की बात है। आई दोनों में सेम रहेगी क्योंकि ये सीरीज में है। अब क्या? तो एक काम करो, इसको इस साइड लेके आ जाओ, इस प्लस वाले को इस साइड लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 2E बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू
सिर्फ ई, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आर जो होगा वो मेरा पलटी मार देंगे तो R1 प्लस R2/2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करने नहीं आता तुमको, छी ससुर। यहाँ पर आर बचा था, ये वाला आर, ये R1 बचा था। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R हो जाएगा। अब यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू इन दोनों को इस साइड लाएंगे तो 2R में से एक R जाएगा तो सिंपली R1 बचेगा और R2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2। ठीक, तो R1 माइनस R2 मेरा R हो जाएगा, R1 माइनस R2 मतलब ये वाला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, अगला क्वेश्चन एंड टू एंड कनेक्शन, छोड़ो उसको। अगर n आइडेंटिकल बैटरी है, n आइडेंटिकल बैटरी है, अगर m बैटरी आर कनेक्टेड इन अपोजिट पोलैरिटी तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। R इक्विवेलेंट तो सिंपली NR ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव रजिस्टर रजिस्टर होता है, लेकिन E की पोलैरिटी होती है। E की पोलैरिटी होने की वजह से E नेट जो होगा वो होगा NE माइनस 2 टाइम्स ऑफ ME। इस बात को आप क्या करेंगे, MR रट्टा, N बैटरी को एक साइड रखा और M बैटरी को अपोजिट पोलैरिटी में। ठीक है, ठीक है भाई। अब अगले सवाल में हमको क्या बताना है, इस पूरे के अलॉन्ग पोटेंशियल। तो आप इस सवाल से एक चीज याद रखेंगे, अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन भी मिलेगा इस कंसेप्ट पर कि अगर n सेल को कनेक्ट किया है सीरीज में तो जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी के भी अराउंड वो मेरा 0 होगा, पहली चीज। हाँ, सीरीज में कनेक्ट किया तो पोटेंशियल ड्रॉप मेरा 0 होगा। कितना भी करंट दे दो, कितना भी करंट, अगर आइडेंटिकल बैटरी को जोड़ा है तो वो एक तरह से शॉर्ट जैसा काम करते हैं, शॉर्ट सर्किट जैसा। तो इसके बाद फर्क नहीं पड़ता, 4, 5, 10 हज़ार बैटरी लगा दो, पोटेंशियल 0 आएगा। आपके मन में अब सवाल होगा कैसे आएगा, तो अगर मैं आज यहाँ पर बता दूंगा तो कल क्वेश्चन में कैसे बताऊंगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या I इज इक्वल टू 4 बैटरी है तो 4E हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल रेजिस्टेंस होंगे तो 4R हो जाएगा। ये करंट हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो करंट मेरा कितना आ गया, E/R। करंट तो ये आ गया। डिस्चार्जिंग के केस में जो लिखते हैं E माइनस I/R, इस I की वैल्यू इसमें रखो तो E माइनस E/R मल्टीप्लाई बाय R से R कैंसिल, तो ये क्या आ गया, आया कि नहीं, 0 आ गया। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे रजिस्टर होंगे तो सबका E ऐड होगा, सबका R ऐड होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि सेम पोलैरिटी से सारे हों, क्या सारे सेम पोलैरिटी में हों, बस इस बात का ध्यान रखना। आगे चलेंगे अगले सवाल में। हाँ, क्या एक और बात बताना, क्या नंबर ऑफ बैटरी का करंट पर कोई फर्क है कि अगर 1,00,000 बैटरी हो जाए तो भी करंट इतना ही पास होगा। तो उसी पर बेस्ड ये नीट का एक सवाल है कि अगर बैटरी बहुत सारा n नंबर का आइडेंटिकल सेल हो याद रखना, और सबका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सीरीज में कनेक्ट किया तो टर्मिनल बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गया, और I जो मेजर करेगा वो ग्राफ ऐसा दिखा है, तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा, वो फिक्स होगा। कितना होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिक्टो सेम ही है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैसे बताएंगे बताओ। तो हम ऐसा बता ही नहीं सकते, अगर हम इन दोनों जगह पर एक एक पॉइंट ले लें ऐसे A और B, तब हम कह देंगे ये पैरेलल में है। लेकिन अगर हम इसमें सेम करंट I दौड़ा दें, इसमें भी I और इसमें भी I, तो इसको हम सीरीज में मान लेंगे, डिपेंड अपॉन सिचुएशन होगा। वही सेम चीज़ है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, कांट से, क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट ले लेंगे तो सीरीज में मान लेंगे, और अगर इसमें हम सेम करंट I दौड़ा देंगे तो सीरीज में मान लेंगे। आगे चलेंगे। अब क्या, अब n इक्वल रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया। क्या इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रहा है, अपोजिट पोलैरिटी। ये देखो, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, तो अगर अपोजिट पोलैरिटी का होगा तो R इक्विवेलेंट में ये माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर सेम पोलैरिटी का होगा, अलग पोलैरिटी का नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको वही समझना है कि हमने इसमें सेम करंट दौड़ाया है, तो इसका जो I होगा वो होगा दोनों के E/R के। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लूँगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और जब सीरीज में होंगे तो E इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं बैटरी के केस में। ठीक, अब आगे चलेंगे। एक चीज़ और कि अगर ये सीरीज में होंगे तो ऐसा होगा, पैरेलल में होंगे अगर मान लो ये सेम पोलैरिटी से होते, ऐसे होते, ऐसे कनेक्टेड होते, ऐसे होते, तब हमको 2 पॉइंट लेना होता,
तो क्या होता, तो सिंपली यहाँ पर प्लस हो जाता और कुछ नहीं होता, और नीचे तो हमेशा प्लस रहेगा चाहे जो पोलैरिटी हो, कोई फर्क नहीं। अब इसमें ही अगर ये अपोजिट पोलैरिटी है, ये सेम पोलैरिटी नहीं है, तो ई इक्विवेलेंट जो होता है वो ई माइनस ई टू हो जाएगा, और आर इक्विवेलेंट तो हमेशा प्लस ही होगा। अब क्वेश्चन करेंगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में वो तो दिख ही नहीं रहा है साला इसमें। अच्छा करंट पूछा है, कैसे निकालेंगे करंट, पहले हमको करंट बताना है, कैसे बताएंगे, पहले हम ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसके और इसके बीच में। तो क्या ये अपोजिट पोलैरिटी है, ये देखो बड़ा वाला डंडा इससे ऐसे अपोजिट में लगा है, तो हम लिखेंगे क्या, V1 बाई R1 अपोजिट है तो माइनस V2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2। अब V1 कितना है 10 है, R1 कितना है 2 है, माइनस V2 कितना है 20, R2 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये 2 पचे 10 5 हो जाएगा, 4 पचे 20 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, तो ई इक्विवेलेंट जो है वो 0 आ गया। नेट कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो पा रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं क्रिएट होगा तो करंट क्यों जाएगा भाई, पागल थोड़ी है, करंट फ्लो क्यों करता है, चेंज इन पोटेंशियल, यही 0 हो जाएगा तो आई भी मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट ही नहीं गया ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, जब यही 0 हो गया तो आई ही नहीं जाएगा। आगे चलेंगे अपने आज के लास्ट सवाल पर। लास्ट का क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। तो इसमें जो मेरा आर इक्विवेलेंट होगा वो मेरा सेम पोलैरिटी का है, तो हम उसको लिख देंगे 10/5 प्लस 20/4 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1/4। हे राम, मेरा टैब कैसे बंद हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे, रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हुई, नहीं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4 पचे 20, तो ये 5 प्लस 2 ऊपर कितना आ गया 7, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 9 ऊपर नीचे 20, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 20 सत्ते 140 डिवाइडेड बाई 9, तो ये मेरा ई इक्विवेलेंट आ गया, मतलब एक तरह से चेंज इन पोटेंशियल जैसा। और रेजिस्टेंस आर है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई हो जाएगा डेल्टा वी बाई आर, डेल्टा वी एक तरह से ये है, तो 140 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई पूरा किससे 10 से, तो 140 को मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे 10 से, तो 10 नीचे चला आएगा, तो 10 मेरा क्या होगा, तो एक ऐसा भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल, तो ऐसे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 14/9 मेरा करंट आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।